नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल फॉर हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी हेल्थ को बिल्कुल नंबर वन रखने का जिम्मा जो है वो चैनल फॉर हेल्थ केयर ने उठा लिया है और उसी को लेकर के आज हम फिर डॉक्टर अशोक सामा जी के साथ जुड़ चुके हैं। और आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही एक आम समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि हर घर में कोई ना कोई बीपी का जो है वो पेशेंट पाया जाता है। हाइपरटेंशन जो है उसको बहुत ज्यादा होती है, बीपी बहुत जल्दी जो है बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो उसी को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर अशोक सामा जी मौजूद है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। जी जी, देखिए, डॉक्टर अशोक सामा जी एमबीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन में और लंग्स डिजीज से इन्होंने फेलोशिप की हुई है। तो देखिए, इनका अगर हमें थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आई थिंक मरीजों को बहुत ज्यादा इसकी मरीजों को जो इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव चीजें उनको देखने को मिलेंगी और वो उसको अपना भी सकते हैं अपनी जीवन शैली में। तो देखिए डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाइपरटेंशन कैसे, क्यों होता है बीपी और इसकी क्या कारण है। पहली बात तो डेफिनेशन बीपी होता क्या है। हम्म। तो रूटीन बीपी हम जिसको बोलते हैं, एक तो वो होता है बीपी। एक लेमन बीपी होता है जो पब्लिकली बीपी होता है। कहता है गुस्सा चढ़ गया बीपी हो गया, हम्म। टेंशन होगी बीपी बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ बीपी बढ़ गया। उसको हम बीपी में काउंट नहीं करते। ये कैटेगरी होती है ना, स्ट्रेस से बीपी बढ़ गया, झगड़े से बीपी बढ़ गया, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा, उसको बीपी नहीं बोलते। लेमन वर्ड लोग उसको बीपी में काउंट करते हैं। हम उस बीपी को काउंटिंग में नहीं लेते। हम बीमारी के तौर पे जो बीपी है उसको डिस्कस करेंगे सिर्फ। जी। जो बीपी की डेफिनेशन है वो ये है, बीपी जो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इट इज अ ब्लड प्रेशर। ये कैसे जनरेट होता है? हार्ट पंप करता है, खून को पंप करता है। पंप करते में हार्ट की जो रेड सेल, लाल नाड़ियां हैं, एक नीली नाड़ियां होती है, लाल होती है। लाल जी। जो खून लाती है हार्ट से, सारी बॉडी में खून लाती है, उसको लाल नाड़ियां बोलते हैं। एक नीली नाड़ियां होती है जो सारी बॉडी का खून हार्ट में ले जाती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। जो हार्ट की नाड़ियां, लाल रंग की नाड़ियां, लाल रंग का खून लेके जाती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं। जी। जो खून अपना हार्ट पंप करता है, वो पंपिंग का प्रेशर हार्ट की नाड़ियों में जो फील होता है, हार्ट की लाल रंग की नाड़ियों में फील होता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हार्ट के पंपिंग का प्रेशर जो हार्ट की लाल रंग की नाड़ियों में फील होता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी। और ये जो ब्लड तो प्रेशर होता है, ये 40 साल की उम्र के बाद, मोस्टली किसी भी एज पे से होता है, 40 के बाद बहुत कॉमन होता है। हम्म। और इसका एक दिक्कत यह है, 30 से 40% लोगों को अपने बीपी के बारे में पता नहीं होता। जी। कोई लक्षण नहीं होता, कोई पता नहीं होता। उसको अचानक ही कहीं चेक किया जाता है, उसे बताया जाता है तेरे को बीपी है, उसको खुद को नहीं हम्म। पता। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। हम्म। बीपी को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। जी। डॉक्टर सर, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इसका कोई लक्षण नहीं है, तो क्या हम खुद पहचान नहीं सकते? मरीज जो है बिल्कुल एक लेवल पर आकर के उसको पता चलता है कि बीपी है, मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे वो पता कर सके। ऐसे सिम्टम होते हैं, बाकी 30-40% लोगों में सिम्टम नहीं होते। जो कॉमन सिम्टम है उसमें एक आता है, दिखने में दिक्कत हो, ब्लरिंग हो जाती है दिखने में, जी। या डबल विजन हो जाता है, दो दो दिखते हैं। हम्म। सिर में हल्का भारीपन रहता है, पेशेंट एग्जॉस्ट फील, फैटिक फील करता है, थका हुआ महसूस करता है, जी। हल्का सिर दर्द या तेज सिर दर्द रहता है, धड़कन महसूस होती है। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग नहीं होती है, बार बार थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। कुछ लोगों को सांस चढ़ता है। बहुत कम लोगों को जी कच्चा या उल्टी भी आती है। ये लक्षण रहते हैं इसके ना। ये जी। 40% केसेस में नहीं होते, 60% केसेस में इसमें से कोई भी लक्षण हो सकते हैं। हम्म। तो सर, अक्सर देखा जा रहा है, अभी आपने बताया कि 40 साल से ऊपर के में ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते, तो अभी जो हमारे आजकल का लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है और अब ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे भी जो है उनमें भी बीपी हाई पाया जा रहा है, उसका आज बच्चों का में भी आज क्राइटेरिया ये है, 3 साल की उम्र के बाद भी, 3 साल से बीपी की बीमारी शुरू हो जाती, 3 साल की एज में शुरू हो सकती है। जी। 3 से टिल डेथ बीच में कभी भी बीपी प्रेजेंट हो सकता है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से।
जैसे उसी के हिसाब से हमसे बोलते हैं। अक्सर 3 साल वालों को तो अब बहुत कम रेयर बीमारी होती है, जो हम रूटीन हम्म। में बोलते हैं 20 साल के बाद हर 2 साल बाद बीपी चेक करवाना चाहिए। 30 साल के बाद हर साल बीपी चेक करवाना चाहिए, और लक्षण हो तो बार-बार कराना चाहिए। अगर लक्षण नहीं है ना, तो 20 के बाद साल में 2 साल बाद, और लक्षण नहीं है 30 के बाद साल में 1 बार, और लक्षण है तो उसके साथ के साथ बीपी चेक करानी चाहिए। तो सर ये क्या मतलब हाइपरटेंशन की वजह से क्या हमारे शरीर के जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या फिर वो सब नॉर्मल रहते हैं? क्योंकि देखिए बीपी है, वो कुछ फ़र्क पड़ता इंस्टेंट है। इलाज होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा ये आपसे ये सवाल रहेगा कि कैसे जो बीपी का है, जो बीपी अगर हाई बीपी हो जाता है, तो कैसे वो हमारे शरीर के अदर पार्ट्स पे भी इफेक्ट डालता है? उसके बाद उसपे हम बाद में आएँगे, पहले हम बीपी को थॉरोली डिस्कस कर लें। अब हम आते हैं इस नम अब बीपी के कारण पे आते हैं, बीपी के कारण क्या है? हुँ, अदर ऑर्गन्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं बीपी के कारण क्या है? बीपी जी, होता क्यों है? मेन 3 कारणों में उसे डिवाइड किया गया है। एक तो होता है लाइफ़स्टाइल कारण होते हैं, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसा है? जी। दूसरा होता है जेनेटिक्स, उसकी जीन्स में ही होता है, भी उनकी फैमिली में है, मदर को, फादर को है, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, जीन्स डिफेक्ट होते हैं। हुँ, तीसरा होता है किसी बीमारी की वजह से। 3 मेजर कारण है। एक तो लाइफ़स्टाइल है फर्स्ट। लाइफ़स्टाइल हुँ, में क्या-क्या आ जाता है? लाइफ़स्टाइल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा यानी लाइफ़स्टाइल में जो आता है सबसे पहले कम सोना, नींद का कम आना। लाइफ़स्टाइल में जो कारण है नींद का कम आना। नींद अगर कम आ गई तो बीपी बढ़ जाता है। हुँ, कुछ लोगों को आदत होती है नमक ज़्यादा खाने की, ऊपर से नमक डाल लिया या ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है मोटापा। मोटापा अपने आप में एक कारण है बीपी का। उसके बाद है स्मोकिंग, बहुत जी। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। स्मोकर्स को बीपी बहुत कॉमनली होता है। उसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल रूटीन में कम अल्कोहल लेने वालों को नहीं होता, जो बहुत हेवी बाउट्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं उनको होता है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ एक्टिविटी है ही नहीं लाइफ में, बैठा रहना, काम यानी घूमना नहीं, फिरना नहीं, सैर नहीं करनी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर वो नहीं हुँ, करता, लाइफ़स्टाइल उसका ऐसा है तो भी बीपी हो सकता है। और 7th नंबर पे आता है स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का कांस्टेंट स्ट्रेस, लड़ाई, झगड़ा, टेंशन, कोई भी स्ट्रेस होता है, नंबर ऑफ टाइम्स होता है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस है। ये हुँ, लाइफ़स्टाइल कारण है, 7-8 कारण है लाइफ़स्टाइल। और हुँ, उसके बाद जेनेटिक्स है, अगर परिवार में किसी को, माता-पिता को, बहन-भाई को, माँ माँ मैटरनल साइड, मामा को, मासी को, इस फैमिली फैमिली ट्री में किसी को भी है तो हमें बीपी हो सकता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी बीपी, ये प्राइमरी बीपी होते हैं, प्राइमरी जो कारण है। सेकेंडरी होता है जिसको किडनी की बीमारी है उसको बीपी होना ही होना है। ऐसे जी। हाइपरथायराइडिज्म है। थायराइड हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड क्या है, हार्मोन अगर बढ़े हुए पड़े रहते हैं तो बीपी होगा होगा। नंबर हुँ, 3 पे आता है जो लेडीज़ लेती हैं, गर्भ-निरोधक मेडिसिन लेती हैं, ओरल पिल्स लेती हैं, जो उनको ही बीपी काफ़ी कॉमन होता है। ये मेन कारण। इसके बाद हम आ जाते हैं बीपी की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हुँ, बीपी का इलाज कैसे करते हैं। उसमें जी, भी पहले यही आता है, बीपी के इलाज के लिए ट्रीटमेंट में हम बहुत बाद में जाते हैं। पहले लाइफ़स्टाइल ट्रीटमेंट बोलते हैं, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके बीपी को कंट्रोल किया जाता है। हुँ, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस में मेजर 5-6 चीज़ें होती हैं। अपना एक तो वेट कंट्रोल करना चाहिए, ओबीस पेशेंट अगर वेट कंट्रोल कर लेता है तो उसका बीपी ठीक हो जाता है, दवाई बंद हो जाती है। उसके जी, बाद है लो साल्ट। साल्ट बहुत क्रूशियल रोल होता है, बीपी में साल्ट का बहुत क्रूशियल रोल है। हुँ, रूटीन में हम बोलते हैं 30% साल्ट उसे कम कर देना चाहिए। हुँ, या दूसरा अल्टरनेटिव होता है, टाटा लाइट के नाम से एक साल्ट आता है, मार्केट में हर एक जगह अवेलेबल है, टाटा लाइट साल्ट। हुँ, उसमें टेस्ट चेंज होता है, सोडियम कम होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। एक पब्लिक में ये होता है, मैं तो नमक खाता नहीं जी, मैं तो सेंधा नमक खाता हूँ, मैं काला नमक खाता हूँ, वो गलत होता है, वो नहीं खाना चाहिए। ना सेंधा जी, नमक खाना चाहिए, ना काला नमक खाना चाहिए। उसके 2 ड्रॉबैक है, एक तो आयोडीन नहीं जाएगा। जो पैकेट में गवर्नमेंट के थ्रू आता है, जो सील्ड पैक आते हैं, उसमें आयोडीन होता है, आयोडाइज़्ड साल्ट होता है। आयोडीन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंधा नमक में, काले नमक में ये दोनों नहीं होते। और हाइजीन पॉइंट से वो उनकी पैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेंधा नमक की, काले नमक की पैकिंग नहीं की जाती।
वो खुला दिया जाता है या थैली में डाल के दिया जाता है। तो सेंधा नमक, काला नमक कभी नहीं लेना चाहिए। या नॉर्मल नमक लेना है तो 30% कम लेना है। और नॉर्मल अगर टाटा लाइट नमक ले से तो बहुत बढ़िया है, उसमें सोडियम ऑलरेडी कम होता है, बीपी को कंट्रोल रखता है। उसके बाद कुछ ऐसे डाइट हैं, उस डाइट लेने से बीपी कम हो जाता है। उस डाइट में पोटेशियम होता है, पोटेशियम हम ज्यादा लेंगे तो सोडियम कम हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है। वो डाइट में 2-3 चीजें अच्छी हैं। एक तो बनाना है, एक आलू है। बनाना में भी पोटेशियम काफी होता है और पोटैटो में भी पोटेशियम बहुत होता है। इन दोनों को लेने से सोडियम कम हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता जी। है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि जिम वाली एक्सरसाइज नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज और ब्रिस्क सैर। इससे भी बीपी कंट्रोल में रहता है। और अल्कोहल कम करने से, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनको बीपी रहने लग जाता है। अल्कोहल कम लेना चाहिए। और सबसे खतरनाक चीज है जो छोड़नी पड़ती है 100%, वो सिगरेट। सिगरेट 100% छोड़नी। ये है लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट। अगर लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट लेते हुए उसने सफिशिएंट पीरियड के लिए लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट ले लिया है और बीपी नहीं कंट्रोल करा, वहां फिर डॉक्टर का रोल शुरू हो जाता है। तब उसे डॉक्टर का देखना होता है, उसे डॉक्टर से मेडिसिन लेनी। वो डॉक्टर प्रॉपर स्टेथो से, प्रॉपर बीपी ऑपरेटर से बीपी चेक करेगा, क्वालिफाइड डॉक्टर। इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर मस्ट है। तो इससे ये यानी कि बीपी लेना में एक आर्ट है। हर डॉक्टर बीपी नहीं ले सकता, हर इंस्ट्रूमेंट ठीक बीपी नहीं ले सकता, हर स्टेथो जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। इसमें डॉक्टर ये होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, बीपी ऑपरेटर एक्यूरेट होना चाहिए, और आपका जो स्टेथो होता है उसका क्रूशियल, इन तीनों का क्रूशियल रोल होता है। जो डिजिटल बीपी ऑपरेटर होते हैं हम घर पे रखते हैं या हॉस्पिटल में कई लोग यूज करते हैं, वो नहीं यूज करने चाहिए। उनकी रीडिंग नॉर्मल नहीं होती, ठीक नहीं होती। अब नॉर्मल रीडिंग वो अक्सर देते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। बीपी जो होता है पहले मर्करी का होता था, अब लेड वाला आ गया है। लेड का प्रॉपर बीपी ऑपरेटर होना चाहिए, प्रॉपर स्टेथ होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए बीपी मापने। अगर फिर भी सारी लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट लेके बीपी बढ़ने लग जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमन ग्रुप है जो नंबर 1 2 3 हम कॉमन ग्रुप बोलते हैं। कॉमन मेडिसिन एक दो बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन तो हमारे डॉक्टर्स के हिसाब से होती है, बहुत डिटेल होती है। पर कॉमन मेडिसिन जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, टेल्मा के नाम से आती है, लेसिस के नाम से आती है, एक एम्लोप्रेस के नाम से आती है, जो कॉमन नेम है, पब्लिक को पता होते हैं। टेल्मा नाम याद होता है, लेसिस याद होता है, एक एम्लोप्रेस। 3 कॉमन मेडिसिन है जो शायद लेनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट पार्ट है। ये जी। हमारा यानी कि बीपी के बारे में यानी कि डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद आती है बीपी की क्लासिफिकेशन क्या है, बीपी कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कि किसको हम बीपी बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, हाई बोलते हैं। इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हाइपरटेंशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हाइपरटेंशन, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है बीपी की कैटेगरी कौन सी है। जैसे उसको नॉर्मल बीपी लेते हैं, 120-80 को नॉर्मल डिक्लेयर, 120 ऊपर वाला, 80 नीचे वाला, इसको जी। नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं। और एलिवेटेड बीपी बोलते हैं जब आपका ऊपर वाला बीपी 120 से लेके 129 के बीच में है और नीचे वाला 80 से ऊपर है। सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला 120 से 180 के है, 129 के बीच में, 120 से 129 के बीच में, तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। और नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी 80 से ऊपर है तो हाई बीपी बोलेंगे। जी। नॉर्मल बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया। उसके बाद आके स्टेज 1 हाइपरटेंशन, थर्ड कैटेगरी को स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें आ जाता है 130 से 139 तक, ऊपर वाला बीपी सिस्टोलिक वाली 130 से 139 तक। उसके बाद आ जाता है नीचे वाला बीपी 80 से 80 से लेके 89 तक, 89 तक। इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी होती है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है 140 से ऊपर रहने लग गया ऊपर वाला बीपी, नीचे वाला 90 से ऊपर रहने लगे, इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके बाद जी। फिफ्थ कैटेगरी होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मेडिकल नेम है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर परमानेंट उसका बीपी 140 से ऊपर रहता है तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में 140 से ऊपर कैटेगराइज करते हैं, उसमें 180 ऊपर वाला, 120 नीचे वाला, उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। जी। नॉर्मल बीपी होगा 120-80,
एलिवेटेड बीपी हो गया 120 से 129, 80 से ऊपर। स्टेज 1 में आ जाता है 130 से 139 और नीचे वाला 80 से 89। स्टेज 2 में आता है 140 से ऊपर। उसके बाद आ जाती है 3 स्टेज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ब्लड प्रेशर मीन क्राइसिस में है, उसमें बीपी आ जाता है ऊपर वाला 180 से ऊपर, नीचे वाला 120 से ऊपर। और एक छठी कैटेगरी होती है जिसको हम इमरजेंसी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। अगर 180 को क्रॉस कर गया, 120 को क्रॉस किया, इट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये हमारा बीपी के बारे में डिटेल में आपको बता दिया गया। और आप जी इसके जी बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप इस जी। देखिए सर, आपने बताया कि बीपी हाइपर मतलब कैसे कैसे बीपी की सभी स्टेजेस बता दी, क्लासिफिकेशन बता दी आपने। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि देखिए, हाई बीपी और लो बीपी ये अक्सर देखा जाता है। अभी देखिए गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों में जो है लोगों को चक्कर आता है बहुत ज्यादा बीपी की वजह से। बिल्कुल हाई बीपी से चक्कर आ सकता है, पसीना हम्म ज्यादा आता है, घबराहट हो जाती है, तो मल्टीपल चीजें मिलकर उसको चक्कर आ सकता है। मल्टीपल चीजें मिल हाई बीपी से चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, जी कच्चा हो सकता है, घबराहट हो सकती है, धड़कन हो सकती है। लो बीपी कोई टर्म नहीं होती इसको यानी कि बहुत लोग पब्लिक में यूज करते बीपी लो हो गया जी, बीपी लो, ऐसा कोई टर्म नहीं है, मेडिकल टर्म नहीं है लो बीपी। इसी हम्म टाइप लो बीपी मीन हार्ट की बीमारी का, हार्ट की बीमारी है कि और बीमारी है तो होता है। नॉर्मल पब्लिक में लो बीपी का कोई मीनिंग नहीं होता। वो अगर वो हम्म पेशेंट है किसी बीमारी का, बड़ी बीमारी का पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, गुर्दे का फेलियर का पेशेंट है, वहां हम डॉक्टर नोट यूज कर सकता है इसका बीपी लो है, इसको दाखिल किया जाए, इसका इलाज करेंगे। जो लेमन पब्लिक पब्लिक में यूज करती मेरा बीपी कम हो गया जी, मेरे को चक्कर आ रहा है, वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी जी कोई टर्म नहीं होती पब्लिक के लिए। जब हम्म पेशेंट डिजीज हो गया, सिक हो गया, इमरजेंसी है, वहां बीपी कम होता है, आईसीयू में कम होता है, अस्पताल में कम होता है, उसका इलाज करना पड़ता है। जो पब्लिक एट हम्म लार्ज यूज करती है, मेरा बीपी कम रहता है जी, मेरे को घबराहट रहती है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। जी। तो देखिए डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है ना कि लोगों में बहुत ज्यादा ये चीजें चलती है कि मिथ चलते हैं बीपी को लेकर के। बहुत से मिथ, जैसे अभी आपने बताया कि लो बीपी जैसा कुछ है, ऐसा लोगों में ऐसे भ्रम चलता है। तो और भी बहुत सारे मिथ है जो बीपी को लेकर के चलते हैं, जैसे नमक खा लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए अगर बीपी लो है। कोई क्या ये रोल नहीं। मिथ है या ये हकीकत ये है, सच्चाई है? ये डाइवर्शन है, इसको प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं। भी कुछ भी ले हम्म लिए सुधार हो जाएगा, मीठा ले लो, पानी ले लो, जूस पी लो, यानी कुछ भी ले लो सुधार हो जाएगा। वो उसके हम्म साथ कोरिलेशन नहीं है, ना बीपी लो हुआ है, वो थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, थोड़ा टाइम चेंज हुआ, वो ठीक हो जाता है। उससे जी बीपी से कोई बात नहीं। जो इमीडिएट चीज लेते हैं बॉडी में जाती है, उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, बहुत लेट इफेक्ट आते हैं उसके। इमीडिएट हम्म ठीक हो गया वो, उससे मेडिकली कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा। हमने कोई भी चीज ओरली दी, खाई है, पी है, ली है, उसको जाने में, बॉडी में उसको अब्जॉर्व होने, उसको काम करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम्म साथ में मरीज ठीक हो गया, समझो कुछ और था, वो ठीक हो गया, बढ़िया बात है। हम्म। तो डॉक्टर अशोक सामंत जी, देखिए अगर हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दें अपनी बीपी को लेकर के, बीपी ब्लड प्रेशर जो है हमें पता लग जाए कि हम बीपी के शिकार हैं, बीपी के पेशेंट बन चुके हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी अब हमारी, और दवाइयां शुरू होने के बाद क्या वो दवाइयां बंद हो सकती है? क्योंकि देखिए आपने बताया बिल कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बीपी के पेशेंट्स हैं। तो क्या सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से आप सही हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जो दवाइयां जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वो दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, दवाइयाँ नंबर 2 पे आती है, नंबर 1 पे हुँ, लाइफस्टाइल रहता है। दवाइयाँ जी। हम मजबूरी में देते हैं जब लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करता। हुँ, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जो फॉलो करता है, सिगरेट छोड़ देता है, मोटापा कम कर देता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, सैर करता है, सारे मैयर लेता है, तो अक्सर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। दवाई हम तब भी देते हैं जब वो मैयर फॉलो नहीं करता, हुँ, और वो मजबूरी होती है डॉक्टर को दवाई लिखने की। अगर वो जी। लाइफस्टाइल मैयर सारे यूज करता है, मेजोरिटी और पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हुँ, पड़ती भी है, अगर ज्यादा दवाई ले रहा है, लाइफस्टाइल मैयर्स पे आ गया, तो दवाई कम हो जाती है और दवाई बंद भी हो जाती है। हुँ, बड़े बिगरस रूल ये है, जो लाइफस्टाइल है रूल ना, ये बड़े बिगरसली अगर कोई फॉलो करता है, हमें श्योरिटी है उसका लाइफस्टाइल से उसका बीपी कम हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, दवाई कम भी जी। हो जाती है, बंद भी हो जाती है।
लाइफस्टाइल का बहुत बढ़िया रोल है, बहुत अच्छा हुँ, रोल हुँ। तो मतलब अपना लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है अगर आप बीपी के पेशेंट्स हैं तो। तो सर मेरा एक है। और सवाल ये रहेगा कि कुछ नेचुरल उपाय भी हो सकते हैं क्या बीपी वाले के जो घर पर बैठ के आप नेचुरल चीज़ें कर सकें? देखिए लाइफ़स्टाइल की चीज़ें आपने बता दी कि लाइफ़स्टाइल करो, एक्सरसाइज़ करो, कुछ ऐसे उपचार जो होम रेमेडीज़ बनती हैं, वो भी क्या कुछ काम आ सकती हैं बीपी के लिए? नहीं, होम रेमेडीज़ में डाइट ही आती है, जैसे अच्छा खाएँ, फ्रूट ज़्यादा लिया जाए, हुँ, वेजिटेबल ज़्यादा ली जाए, साल्टी हुँ, चीज़ें जो आती हैं, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, बिस्कुट साल्ट वाले होते हैं। ये जो साल्ट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं, सारी ये चीज़ें ना लें। दैट इज़ होम रेमेडीज़ में आती हैं ये चीज़ें। फिर साल्ट जी। कम कैसे करना है? साल्ट इनटेक कैसे करना है? ये पॉपकॉर्न है, नमक होगा उसपे, नमकीन बिस्कुट नमक होगा, शिकंजी में नमक होगा, ठीक है ना? आपने कोई पकौड़ा तला है उसमें नमक होगा, ये तो उसके हुँ, हाथ में है ना सारी नमक वाली चीज़ें, वो सारी हुँ, साइड में कर दी या कम खा ले वो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल बंद कर दे, कम खा ले, हुँ, 10 पकौड़े खाने की जगह 2 खा ले कोई बात नहीं, हुँ। ठीक है? शिकंजी का 4 गिलास पीने से आधा गिलास पी ले, ठीक है। हाँ जी। उसको लाइफ़स्टाइल ट्रीटमेंट हो गया, आपने टेस्ट 2 पकौड़े टेस्ट कर लिए बहुत है, आपका आपका सैटिस्फैक्शन होगी मैंने 2 पकौड़े खा लिए, 10 नहीं खाने, गोलगप्पे खाने 10 नहीं खाने, 2 गोलगप्पे खा लो बहुत है। तो इसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बोलते हैं। आप टेस्ट भी ना मारो, थोड़ा ले लो। जी। पापड़ है, कोई भी पापड़ नहीं खाना चाहिए, भुजिया नहीं खाना चाहिए, सब नमक से भरे होते हैं। आपने खाना है तो 2 चम्मच आप नमक भुजिया के खा लो, पापड़ का हुँ, थोड़ा-सा टुकड़ा खा लो बस। आप 4 पापड़ रख के बैठ जाओगे, खाते रहोगे तो उससे नमक बढ़ेगा। जी, जी, आपके जी। टेस्ट के लिए ना टेस्ट मेकर है वो। अचार है, अचार की 1 फाड़ी में 1 चम्मच नमक तक होता है। हम बोलते हैं अपने अचार खाना है ना, नमक नहीं खाना हमने बोलते हैं। अचार खाना है, अचार की 1 फाड़ी उठाओ, उसको धो लो पानी से, उसको खा लो, आपको टेस्ट पूरा आएगा, नमक नहीं जाएगा उसमें। नमक ये नहीं जाएगा। लाइफ़स्टाइल चेंज है, घर में बैठ के कर सकते हैं। हुँ, बड़े अब मेथड है, हम डॉक्टर एडवाइस करते हैं सारे मेथड। हम ये भी नहीं कहते आप टेस्ट मारो, आप यानी हुँ, कंप्रोमाइज़ करो, उसको कम कर दो। अब अचार का जी। आपको इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल कोई नहीं बता सकता। अचार खाना है, उठाओ उसमें प्रिज़र्वेटिव होता है अचार, 1 फाड़ी में आधा पौना चम्मच अचार होता है, आप उसको उठाओ, धो और उसे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। ये उसके मतलब हाथ जहाँ में पर आप 4 खा रहे हो, 10 खा रहे हो कोई चीज़, उसकी मात्रा जो है वो सीमित कर मात्रा लो। कम डाइट को अगर है। आप सीमित मात्रा में अगर आप नमक भी खा रहे हैं, तो वो भी सही है। आपका टेस्ट मेकर रहेगा, आपने पापड़ भी खा लिया, चख भी लिया, ठीक है। आपने 2 गोलगप्पे खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने परोंठा खा लिया, आधा परोंठा खा लो, कोई बात नहीं, नमकीन भरा हुआ, कोई बात नहीं। कभी कोई बदपरहेज़ी करो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक के हुँ, साथ चलो, अपना टेस्ट भी मारो, क्वांटिटी कम कर दो। जी। तो सर बीपी अगर अगर कोई पेशेंट बीपी का है और वो बीपी को कंटिन्यू मतलब सिर्फ ऐसा होता है ना जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप बीमारी से दूर भागते हो कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और वो घर पर ही उसका इलाज कर करके ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या बॉडी के अलग चीजों पर भी कुछ इसका असर पड़ता है क्या कि अगर आप बीपी का शिकार है तो आपको कुछ अब और अलग बॉडी में हाँ, चेंजेस देखने को मिले या फिर कुछ और बीमारियां इससे उत्पन्न हो सके अब हमने जो सारा डिस्कस कर लिया, आप पब्लिक को सारा समझा दिया, डॉक्टर ने समझा दिया, आपको हमने लेक्चर भी दे दिया। जो ये सब कुछ फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद आ जाते हैं, ये बीपी बाकी ऑर्गन को डैमेज करेगा, डेफ़िनिटली हम्म करेगा। ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, एक दिन की डिजीज़ नहीं है। अगर आप इसे नहीं कंट्रोल करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, विद पैसेज ऑफ टाइम इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट आएँगे, मेजर डैमेज होगी। उसमें हम्म मेजर ऑर्गन है, ब्रेन की डैमेज होती है, हार्ट की डैमेज होती है, आइज़ की डैमेज होती है। 3 मेजर है और किडनी की डैमेज। हार्ट को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है। ये मेजर डैमेज होती है जिनका बीपी अनकंट्रोल रहेगा, परहेज़ नहीं करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, ये ऑर्गन लेट लाइफ में जैसे 10-15 साल बीपी पहले कुछ नहीं करेगा, बाद में जाके इनको दिक्कत करेगा। हम्म तो इसमें जैसे हाँ, ब्रेन में जो होता है सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन में 2 तरह के नुक्स पड़ते हैं। एक तो ब्रेन की बीपी ज़्यादा रहने से ब्रेन की जो नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जख्म यानी कि लीज़न जख्म हो जाता है या निशान अंदर द्वारों पे क्रैक आ जाते हैं। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है। जी उससे क्या होता है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। हम्म खून की नाड़ियों में कत्था जमने से खून का सप्लाई पर्टिकुलर एरिया को कम हो जाती है। उसको हम हम्म इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये इस्कीमिया हो जाता है,
खून की सप्लाई कम हो जाती है पर्टिकुलर ब्रेन की एरिया, उससे ब्रेन की डैमेज हो जाती है। एक तो ये टाइप होती है। दूसरा ये टाइप होती है वो हार्ट की जो ब्रेन की जो नाड़ी है, खून की नाड़ी, वो फट जाती है, उसको हेमरेजिक बोलते हैं। तो ब्रेन के दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक माना जो ब्रेन का डैमेज होता है। स्ट्रोक दो टाइप का होता है, एक तो नाड़ी बंद होने से, एक नाड़ी फटने से। तो नाड़ी जी। बंद होने से होता है उसको हम इश्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो नाड़ी फटने से होता है उसको हेमरेजिक स्ट्रोक का बोलते हैं। ये बीपी वालों को, जब बीपी कई सालों तो बिगड़ा रहे, दवाई ना ले, तो ये होता है। तो दोनों का अलग अलग तरह से इलाज होता है। ये तो है हार्ट के, यानी कि आपका ब्रेन के ऊपर। इसके जी। बाद आती है किडनी के ऊपर। ऐसे ही किडनी, जो गुर्दे के खून की नाड़ियां होती हैं, उसमें ऐसे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, किडनी काम करना कम करती जाती है, और उससे बीपी का साइड इफेक्ट आता है। बीपी की वजह से किडनी की नाड़ियां, जो किडनी की खून की नाड़ियों में ऐसी चेंजेस होते हैं, किडनी काम करना कम शुरू कर जाती है। एक तो किडनी में डबल काम होता है, बीपी की वजह से किडनी खराब हो जाती है, और किडनी खराब होगी तो परमानेंट बीपी बढ़ा के रखेगी। एक शरीर में एक ही ऑर्गन ऐसा है, बीपी से उस गुर्दा खराब होता है, और गुर्दा खराब हो गया तो परमानेंट बीपी बढ़ा के रखेगा। गुर्दा दोनों तरफ से काम करता है। एक तो बीपी ने गुर्दा खराब किया, और दूसरा गुर्दा खराब हो गया तो वो बीपी को बढ़ा के ही रखेगा। दैट इज पार्ट ऑफ उसके लक्षण, जो गुर्दे के खराब होने के लक्षण में रहेगा, हाई बीपी रहेगा रहेगा। ब्रेन का हो गया, ये आपका किडनी का हो गया। और अल्टीमेट इसमें किडनी एक लेवल तक साथ देती है, उसके बाद किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है। सीआरएफ बोलते हैं, किडनी रीनल क्रॉनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल होती है। उसके बाद आ जाता है अपने हार्ट के। जो हार्ट में क्या क्या दिक्कत होती है, हार्ट में भी इसके बीपी, हाई बीपी रहने से हार्ट में चेंजेस आते हैं। एक तो हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हार्ट का जो पंप होता है उसके मांसपेशियों की मोटाई बढ़नी शुरू होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और दूसरा ये था, हार्ट की जो नाड़ियां होती है, खून की 3 नाड़ियां होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, कॉर्नरीज बोलते हैं। उसके अंदर कत्था जमना, चर्बी बननी शुरू हो जाती है, इस्चीमिया होना शुरू हो जाता है। हार्ट में ये दिक्कत हार्ट अंजाइना बोलते हैं। और उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। बीपी इसका कारण रहता है, लेट स्टेज में होता है, ये नहीं कि 5 साल में 4 साल में जब बीपी हुआ, ऐसे नहीं। जब बीपी अनकंट्रोल कई साल रहेगा, तब ये हार्ट में चेंजेस आते हैं। एक तो हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, एक हार्ट की नाड़ियों से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, और हार्ट का अंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, बाद में हार्ट फेलियर, बाद में हार्ट फेलियर। और इसके बाद नंबर 4 पे हम लेते हैं जो हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी। ब्लड प्रेशर की वजह आईज में जो डिफेक्ट पड़ते हैं, वो बोलते हैं हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी। आंख के पीछे एक पर्दा होता है, रेटिना बोलते हैं, उसमें बहुत बारीक नाड़ियां सप्लाई करती हैं। उसमें दो तीन तरह के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उस चेंजेस को हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी बोलते हैं। और छोटी छोटी नाड़ियां फूट जाती हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, या खून की नाड़ियों में इकट्ठा खून जमा हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी बोलते हैं। बहुत लेट स्टेज में होती है, पर होती है। ये 4 तरह की कॉम्प्लिकेशन है, आइज में होती है, किडनी में होती है, गुर्दे में होती है, हार्ट में होती है। ये क्या लॉन्ग टाइम पर बीपी बिगड़ा रहे तो ये 4 तरह का नुकसान है। जी, तो देखिए ये जो 4 चीज़ें आपने बताई, इन 4 चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, तो ये जो आपने बताया कि इन शरीर के अंगों पर भी असर पड़ता है, तो इससे जान का खतरा भी बना हुआ है डॉक्टर साहब? हाँ जी, जान का खतरा, कि बिल्कुल बीपी बिल्कुल। से आपकी जान भी जा सकती है। चारों चीजों से, आइज को छोड़ के बाकी तीनों डिजीज से आइज से जान नहीं जाएगी। आइज में दिक्कत आएगी तो विजन जाएगा, उसको दिखना बंद हो जाएगा। और हुँ, हार्ट का जो अगर दिक्कत होगी तो उसको अंजाइना होगा, अटैक होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। किडनी में ही हुँ, ऐसे है, स्लोली एंड स्लोली किडनी डैमेज होती जाएगी। पहले दवाइयां देंगे, नहीं कंट्रोल होगी, फिर डायलिसिस करेंगे, नहीं कंट्रोल होगी तो किडनी बात काम बनना बंद कर देगी, किडनी का ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। और इसमें कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी डेथ होगी। ऐसे हुँ, स्ट्रोक में है। स्ट्रोक जैसे, एक तो नाड़ी बंद होने से स्ट्रोक होता है, उसमें डेथ नहीं होती पर डैमेज हो जाती, पैरालिसिस हो जाती। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें नाड़ी फटती है, उसमें हेमिप्लीजिया भी हो सकता है, अधरंग भी हो सकता है, और उसकी डेथ भी हो सकती है। तीनों से डेथ हो सकती है, हार्ट की डैमेज से, किडनी की हुँ, डैमेज से, और आपके ब्रेन की डैमेज से। तीनों से डेथ हो जाती
जी, तो मतलब अगर बीपी को कंट्रोल में सही समय पर नहीं किया जाए, तो आपकी जान भी जा सकती है और डॉक्टर ने दवाइयाँ जो आपको बताई हैं, दवाइयाँ बताई हैं, पूरी प्रिकॉशंस बताए हैं कि आप घर पर क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल में आपको क्या-क्या चेंजेस करना है, किस तरीके से नमक का इस्तेमाल करना है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए, अक्सर बीपी होने के बाद ना, हम ये सोचते हैं, ओह! बीपी हो गया है, तो हमें ओहो! बीपी हो गया। मतलब अक्सर हमारे बड़े-बुजुर्ग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बीपी कितना इफेक्ट करता है? नहीं, मेंटल स्ट्रेस तो किसी से अलग से है, वो बीपी की वजह से स्ट्रेस लेने से नहीं होता, स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ता है। बीपी का स्ट्रेस लेने से बीपी नहीं बढ़ेगा। जी। जो उसकी रूटीन लाइफ में स्ट्रेस है वो बीपी बढ़ाएंगे। वो हाई हम्म। हाई करेगा ना, बीपी बढ़ गया, बीपी उससे बीपी का कोई वास्ता नहीं, वो तो डॉक्टर ने देखना है। बीपी बढ़ गया, हम्म। डॉक्टर पे जा, बीपी ठीक कर देगा वो। कैसे ठीक जी। करना है वो सारी मेथड बताएगा। हम्म। अगर उसको स्ट्रेस है एग्जैक्ट, वो स्ट्रेस से बीपी बढ़ेगा, स्ट्रेस उसे कम करना है, उसे खुद करना है। हम्म। एक टेक्निकली बहुत अच्छा कंसेप्ट आया हुआ है, कोई जो क्वालिफाइड पर्सन है, पढ़ना जो जानते हैं अच्छा, एक डैश डाइट आती है, DASH डैश डाइट, बीपी के लिए स्पेशल इंट्रोड्यूस की गई है। डैश डाइट जी। बोलते हैं डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दैट इज हम्म। लेटेस्ट अब कंसेप्ट है। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा पेशेंट गूगल पे जाके देखना चाहे, कहीं देखे, डैश डाइट फॉलो करनी चाहिए। डैश डाइट डाइट। डैश डाइट, डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, हम्म। DASH, डी से डाइट, ए से अप्रोच, एस से स्टॉप, एच से हाइपरटेंशन, डैश डाइट। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, डैश डाइट में क्या क्या पार्ट होते हैं। इसमें एक तो जी फ्रूट सर। होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं। इससे हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ फ्रूट लेनी चाहिए जो हाई कलर्ड हो, हाई कलर जो डार्क कलर के फ्रूट हो, डार्क कलर की सब्जी हो। उसमें आगे डिटेल में काफी डिटेल नहीं जा सकते, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। फ्रूट वो लेना चाहिए जिसमें हाई कलर्ड, जैसे सेब का कलर डार्क होता है, कीवी का कलर डार्क होता है, अनार का कलर डार्क होता है। जो डार्क कलर फ्रूट बोले, ऐसी वेजिटेबल होती है, डार्क कलर वेजिटेबल लेनी चाहिए। उससे ये डैश डाइट का एक पार्ट है। नंबर 2 पे आ जाता है ग्रेन, जो आटा होता है, आटा खाते हैं ना, तो उस आटे को हम जैसे मशीन से बनाते हैं, मशीनों में अपनी थैली में पैकिंग आती है, वो नहीं लेना चाहिए। आटा जो सही आटा जो हम खाना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, पीसने के बाद उसे छानना नहीं है, शोकर उसके अंदर रहना चाहिए, उसकी जी। रोटी बनानी। अगर हम उसको छान देते हैं, बार बार रिफाइन कर देते हैं, वो मैदा बन जाता है। तो हम्म। आटा जो होता है, फुल ग्रेन मील को पीस के बनाना चाहिए, उसको छानना नहीं चाहिए, उससे रोटी खानी चाहिए। ये डैश हम्म। डाइट का पार्ट है। फिर लीन हम्म। प्रोटीन, यानी लीन प्रोटीन्स बोलते हैं हम, लीन प्रोटीन जिसमें फैट ना हो। लीन प्रोटीन में जैसे फिश है, पोल्ट्री है, मुर्गा है, बकरी है, बकरा है, मटन है, चिकन है, हम खाते हैं ना ये, फिश खाते हैं, हम्म। पोल्ट्री। इसमें ये केयर करनी चाहिए, जब हम खाते हैं ना, उसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो चर्बी के जी। लिए स्पेशल होता है लीन, उसको लीन मीट बोलते हैं। उसमें लीन में ना फैट नहीं होता उसमें। फिश हो तो उसमें देख ले, चेक कर ले, उसमें फैट ना हो। मुर्गा ले, उसमें देखें फैट कहीं टंगा, उसके बीच में जुड़ा हुआ ना हो, कहीं टंगा होता है, पता होता है, फैट नहीं होना चाहिए। ऐसे यानी कि बीन्स होती है हमारे, जो सब्जी में बीन्स आती है, वो भी लीन फैट में आता है, प्योर प्रोटीन होता है उसमें। बीन्स में मैक्सिमम प्रोटीन होता है। जैसे कोई भी सब्जी होती है ना, कद्दू है, टिंडे हैं, सारे, उसमें बहुत से फाइबर होते हैं, बहुत होते हैं। एक बीन ऐसी चीज है, फुल ऑफ प्रोटीन होती है, लीन, उसको लीन प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे हम्म। लो फैट डाइट होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट आती है, लो फ्री डाइट मार्केट में मिलती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, लीन फ्री, लो फैट डाइट। इसके बाद नट्स आ जाते हैं, नट्स और सीड्स एंड लेग्यूम्स। उसमें नट्स में, सीड्स में हम अलाउड करते हैं, एक तो बादाम है, एक अखरोट है, एक पिस्ता है, ये चीजें हैं। एक पंपकिन ऑयल और सीड आते हैं, कद्दू के बीज, ये सीड में डैश डाइट में आ जाते हैं। बादाम है, अखरोट है, अपना पिस्ता है, पंपकिन के सीड है, ये नट्स में आ जाते हैं, ये डैश डाइट का पार्ट है। और इसके जी। बाद आ जाता है डैश डाइट में वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। और डैश डाइट का लास्ट पार्ट है, शुगर में, अगर शुगर है तो उसको थॉरली कंट्रोल करना चाहिए। शुगर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंसिव के लिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसका अक्सर बीपी बढ़ता है।
तो शुगर अच्छा कंट्रोल रहेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। ये डैश डाइट के पार्ट है, 7-8 पार्ट है, डैश डाइट बोलते हैं, डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश। तो डैश कुछ लोग जो अच्छे इंटेलिजेंट बंदे हैं तो उस पे गूगल पे निकाल के पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। जी लास्ट लाइन जी फिर जो मैं एडवाइस करता हूँ आपको, लास्ट लाइन बार बार करता हूँ हर बार, ये ब्लड प्रेशर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज, ये पर्ची वाली डिजीज नहीं है, ये फाइल वाली डिजीज है। आपने एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, ट्रीटमेंट कम हो सकती है, बंद हो सकती है लाइफस्टाइल से, आपकी परमानेंट शुरू होगी, तो आपको फाइल रिकॉर्ड रखना चाहिए, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। आप एक डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं तो वो रिकॉर्ड मेंटेन, नए डॉक्टर पास जाए तो पुराना रिकॉर्ड लेके जाएं। आपका शहर बदल गया तो फाइल वो कैरी करें, आपका कंट्री बदल गया वो फाइल कैरी करें। इसको फाइल वाला मरीज बोलते हैं, पर्ची वाला मरीज नहीं। सिंगल जी पेज के साथ है ना, पूरा रिकॉर्ड, पूरे टेस्ट रिकॉर्ड, ईसीजी, इको, टीएमटी जो भी उसका हुआ है, लिपिड प्रोफाइल हुआ है, वो सारा फाइल में फाइल डेट वाइज फाइल अप करके फाइल वाला मरीज बोलते हैं। जी जी डॉक्टर अशोक सामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी पर, बीपी जैसी नॉर्मल बीमारी जो आम समस्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए, उसके कारण बताने के लिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस बताने के लिए, उसके प्रिकॉशंस बताने के लिए, क्लासिफिकेशन बताने के लिए, और जो डैश डाइट आपने बताई कि आप कौन सी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो डैश डाइट आपने बताई वो भी बहुत काम की है मरीजों के लिए। अगर वो गूगल पर जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो बीपी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यस यस, जी, तो सर आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।